स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सीसेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे। हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरीके से मैंने थोड़े दिन पहले ये वीडियो बनाया और उसके अंदर ये सफ़ेद कबूतर उड़ते हुए दिखाया, जिस समय पर ये दिखा रहा था उस टाइम पर मेरे को उस टाइम पर भी शक था। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे पूरे तरीके से शक था कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, ये सारे के सारे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अब खबर जो आ रही है वो बिल्कुल ठीक है, और उस समय भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान में भरोसा नहीं किया जा सकता, और वो बिल्कुल सही बात हो गई है। 1 हफ्ता या 10 दिन भी नहीं हुए हैं उस शांति समझौते को, जिसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से अजीत दोवाल महोदय ने इमरान खान से, शायद ये कहा गया कि डायरेक्ट बात कर रहे थे, और सिचुएशन जिस तरीके से हैंडल की गई और मामला शांत किया गया, और इस तरीके से ये कहा गया कि अब हम सीज फायर वायलेशन नहीं करेंगे, और दोनों पक्ष राजी हुए कि ना तो इंडिया वाले पाकिस्तान पे गोली चलाएंगे, ना पाकिस्तान वाले इंडिया पे गोली चलाएंगे। लेकिन उसी समय पर मैंने आप लोगों से कहा था कि इस समझौते के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या पाकिस्तान इस चीज़ के लिए एग्री हुआ है कि वो भारत के अंदर सीमा पार से आतंकवादी भेजेगा या नहीं भेजेगा। ऐसी सिचुएशन में जब डिस्कशन हो रहा था दोस्तों, तो वहां पर इस चीज का कोई जवाब नहीं था, और क्योंकि इस चीज का कोई भी जवाब नहीं था तो वहां पर मैंने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया था कि हमारे जो मिस्टर जेम्स बॉन्ड हैं, हमारे जेम्स बॉन्ड मीन्स अजीत दोवल, मुझे बहुत पसंद नहीं पर्सनैलिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जिस तरीके से डिप्लोमेसी दिखाते हैं या जिस तरीके से इनके ऑपरेशंस होते हैं, तो हमारे जो जेम्स बॉन्ड हैं, इनके क्या ये या इन्होंने जो एफर्ट किए क्या वो फ्यूटाइल एफर्ट होंगे, या पाकिस्तान जिसकी फितरत ही चालबाजियों वाली है, क्या वो आउटकम में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये 2 देश हैं जिनके बीच के डिस्प्यूट्स के बारे में मैंने एक पूरा का पूरा लेक्चर बनाया था कि असलियत में ये जो बने हैं, ये इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि असलियत में पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी है कि इंडिया हिंदू मुसलमान 2 अलग अलग देश हैं, 2 अलग अलग देश है जो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। कश्मीर से लेकर इंडियन मुस्लिम से लेकर बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, इस्लामिक आइडियोलॉजी, आर्मी, नॉन स्टेट एक्टर और रिलीजियस लीडर्स, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका था। और जब मैंने इन सब के बारे में आप लोगों को बताया तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से शांति नहीं हो सकती, और मैंने इन्हीं फैक्टर्स के बिहाफ पर कहा था कि दोस्तों इनकी वजह से शांति नहीं हो सकती। लेकिन अब इसका अगला पार्ट है कि अब क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बड़ी तैयारी कर रहा है, पुराने टैंक दुरुस्त कर रहे हैं। 21 मार्च तक की एक वहां पर तारीख दी गई है, और 21 मार्च तक की तारीख के अंदर ये कहा गया है कि 21 मार्च तक आप पूरे के पूरे टैंक्स को, पुराने टैंक्स को, पुराना गोला बारूद सब तैयार कर लीजिए। रशिया से बड़ी आर्म्स की खरीदी की जा रही है, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका से गन्स खरीदी जा रही हैं। रशिया से क्या नाम है, नाइट विजन कैमराज टैंकों के लगाने के लिए खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान, चाइना से एयरफोर्स के लिए विमान आ रहे हैं, और बड़ी तादाद में, बहुत मतलब जो भी पॉसिबल होता है वो सब चीज़ें टर्की से लेकर, चाइना से लेकर, हर तरीके से इंडिया के अगेंस्ट तैयारी करने की तैयारी जोर शोरों पर चल रही है। और जिस तरीके से तैयारी जोर शोरों से चल रही है इंडिया के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं असलियत में सवाल उठता है कि वो जो समझौता हुआ उसका क्या। देखो यार, सीधी सी बात है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतने समझौते हो लिए, उनकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मैंने ये सारे फैक्टर्स आपको इस लिस्ट में बता दिए। तो इसलिए अगर कोई समझौता हो रहा है तो उस समझौते पे भरोसा मत करो कि वो कितने दिन चलेगा। कारण उसका ये है क्योंकि जब तक ये इतने सारे रीजन जिंदा रहेंगे, और खासकर ये रिलीजियस लीडर्स, आर्मी और इस्लामिक आइडियोलॉजी ये जिंदा रहेगी, और कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान के हर बंदा जो है वो बोलता रहेगा,
तब तक किसी भी सिचुएशन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति नहीं हो सकती है, ये याद रख लीजिएगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं, यहां पर तारीख 21 मार्च का है, तो सवाल यह है क्या पाकिस्तान आर्मी, क्या पाकिस्तान भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है? तो आंसर है मे बी पॉसिबल कि हां, पाकिस्तान इंडिया से युद्ध की तैयारी कर रहा है। कम से कम डर तो है, या शक तो है, डर कहते हो कह रहा इंडिया क्यों डरेगा, शक तो है कि हां, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर पोस्ट के ऊपर सारी सिचुएशंस को, आर्मी को बढ़ा रहा है। तो सवाल यह है पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? दोस्तों देखो, सीधी सी बात है, पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक है इमरान खान और दूसरी है आर्मी। बहुत सारे तो चैलेंजेस इमरान खान के सामने हैं। इमरान खान के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिनकी मैंने एक लिस्ट आपके सामने रखी है कि इमरान खान के सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इमरान खान को ऐसा कोई स्टेप उठाना पड़ रहा है। सबसे पहला तो अपोजिशन, रोज आपके सामने खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है डेमोक्रेटिक अलायंस बन गया है, पीडीए बन गया है, और डेमोक्रेटिक अलायंस जो है पीडीएम डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कभी शोर मचा रहे हैं, कभी नवाज शरीफ की बेटी शोर मचा रही है, बिलावल भुट्टो शोर मचा रहा है, और इमरान खान का जीना आराम कर रखा है। और जिस तरीके से अपोजिशन मजबूत होकर उभर रहा है, और अभी एक उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों के अंदर जिस तरीके से अपोजिशन ने इमरान खान की पार्टी को पटखनी दी, पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हालत खराब हो रखी है कि सत्ता जाने वाली है। अब जब सत्ता जाने वाली है तो सीधा सीधा, और सबसे बड़ी बात, पूरे के पूरे पाकिस्तान में पहली बार अपोजिशन ने आर्मी के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स के ऊपर उंगली उठाई है, नवाज शरीफ से लेकर उनके बच्चों ने। और जिस तरीके से अपोजिशन पूरी की पूरी आर्मी के ऊपर उंगलियां उठा रहा है, जो आर्मी अभी तक बहुत ही, जिसे कहते हैं सैक्रामेंट इंस्टीट्यूशन, सेक्रेड इंस्टीट्यूशन समझा जाता था, बहुत ही उच्च और पवित्र इंस्टीट्यूशन समझा जाता था, जब उसके ऊपर उंगलियां उठने लगी तो कहीं ना कहीं आर्मी की जब साख पर सवाल आने लगा तो पाकिस्तान के अंदर एक टर्मोइल आना शुरू हो गया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इमरान खान के लिए दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज वो रिलीजियस ग्रुप्स है जो आए दिन कभी भी कैसे भी करके इमरान खान को हड़का जाते हैं, और जब वो इमरान खान को हड़का जाते हैं तो इमरान खान, और ये सबसे ज्यादा उत्पात मचाते हैं, और यही कारण है कि ये लोग जो हैं शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहे हैं, और इन्हीं रिलीजियस ग्रुप्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए FATF दबाव बना रहा है। लेकिन FATF की गाइडलाइंस को, जो 27 गाइडलाइंस में सिर्फ 6 पूरी हुई, 21 अभी बाकी हैं, उनमें इन रिलीजियस ग्रुप्स का ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के बात है। अब सोचने वाली बात है, इमरान खान कोशिश कर रहा है रिलीजियस ग्रुप्स पे प्रेशर क्रिएट किया जाए, लेकिन रिलीजियस ग्रुप्स मानने को तैयार नहीं है, इमरान खान के सुनते नहीं है। अब हाफिज सईद से लेकर मुल्ला उमर जैसे बंदों को उठाकर जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मसूद अजहर जैसे बंदों को, मुल्ला उमर नहीं, मसूद अजहर जैसे बंदों को जेल में रखने की कोशिश की जा रही है, और डैनियल पर्ग का जो हत्यारा था उसको उठाकर होटल के अंदर नजरबंद रखने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में रिलीजियस ग्रुप्स नाराज हैं, और वो बार बार, क्योंकि रिलीजियस ग्रुप्स को देश से कोई मतलब नहीं होता, रिलीजियस ग्रुप्स रिलीजन के नाम पर आगे बढ़ रहे होते हैं, और बाकी वो रिलीजन नाम की अफीम चाट रखी होती है ना, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में रिलीजियस ग्रुप्स इमरान खान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, रिलीजियस ग्रुप्स के बाद अगला ग्रुप अगर आप देखेंगे तो फेलियर ऑन कश्मीर इशू। कश्मीर के मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ी है, पूरी ताकत लगाने के बाद इंडिया ने खुलकर 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, पूरी सिचुएशन चेंज कर डाली, और पूरी दुनिया के अंदर भारत के खिलाफ बोलने वाला कोई देश, कोई ताकत नहीं थी, और इंडिया ने वो सीना ठोक के किया, ताल ठोक के किया। इमरान खान जो है पूरी दुनिया से गुहार लगाता चला गया, और इस कश्मीर के नाम पर सऊदी अरेबिया से लेकर OIC से लेकर दुनिया के चाइना तक कुछ नहीं बोल पाया, और नतीजा ये, इंडिया ने पूरी सिचुएशन को चेंज कर दिया। अब कश्मीर ही तो पाकिस्तान के लिए संजीवनी था। हर मामले में जब भी कोई पाकिस्तान का इशू आए कश्मीर, पाकिस्तान का इशू आए कश्मीर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर मतलब अल्लाह से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या कश्मीर से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह टाइप की बात। और हर बच्चे को बचपन से समझाया जाता है, हर दुकान से कहीं ना कहीं कश्मीर के मामले के अंदर चंदा इकट्ठा किया जाता है, हर बच्चे को समझाया जाता है कि कश्मीर के लिए जान देना हमारे लिए जन्नत जाने बराबर है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप पूरी आर्मी को 70 साल से पाल पोस रहे हैं, पूरा सिस्टम को चला रहे हैं, सब चीज़ें, और पता लगा कश्मीर को 1 मिनट के अंदर
आए और 2 दिन के अंदर अंदर पूरे का पूरा स्टेटस चेंज कर दिया। खलबली मच गई, हुआ क्या? और यही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान संसद के अंदर आके खड़े होकर पूछ रहा होता है, आप बताइए करूं क्या, युद्ध करूं, हमला कर दूं, करूं क्या? जब यह सिचुएशन एक प्रधानमंत्री की आ जाए तो वो समझ लीजिएगा प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। और यही रीजन है इस फेलियर टू कश्मीर इशू ने पूरे के पूरे सिचुएशन को पलट कर रख दिया और पाकिस्तान के अंदर आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों औंधे मुंह नीचे गिर गए, यानी उनकी साख जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इसी कश्मीर इशू ने सऊदी अरेबिया से दुश्मनी बंधवा दी। और सऊदी अरेबिया से जैसे ही दुश्मनी बंधी, इस मामले में मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को नाराज किया, मोहम्मद बिन सलमान को नाराज किया। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर सुन्नी सेक्शन के ऊपर डोमिनेशन किसका है? सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया ने अपनी पॉलिसी दिखानी शुरू करी और शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए और कराची के अंदर दंगे होने शुरू हो गए। कभी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी दंगे हो रहे हैं, कभी बड़ी बड़ी रैली हो रही है और डिक्लेयर किया जा रहा है कि शिया जो हैं वो वाजिबुल कत्ल है, इन्हें कत्ल करोगे तो कोई समस्या नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में कि अगर शिया वाजिबुल कत्ल है तो एक तरीके से 20% आबादी को आप खुल के कह रहे हो कि इनको हम कत्ल कर सकते हैं, और अगर इन 20% को कत्ल कर सकते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। अब गृह युद्ध जैसे हालात अगर बन रहे हो तो चलो ठीक है, उसके बाद सीधी सी बात है गृह युद्ध के अंदर कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो यहां पर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट का उल्टा डायरेक्ट असर जो है वो बलूचिस्तान और सिंध के अंदर पड़ रहा है। बलूचिस्तान और सिंध के अंदर पड़ रहा है जहां पर शिया सुन्नी आबादी शिया आबादी कहीं ज्यादा है। और ऐसी सिचुएशन में जब बलूचिस्तान और सिंध के अंदर पड़ रहा है तो वहां पर सिंध लिबरेशन आर्मी सिंध में मजबूत हो रही है और बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में मजबूत हो रही है और पाकिस्तान की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रिलीजियस ग्रुप्स इतने ताकतवर हैं, वो इमरान खान की मान नहीं रहे, इमरान खान उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और जैसे ही इमरान खान कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये रिलीजियस ग्रुप्स आर्मी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और आर्मी को समझ में नहीं आता और आर्मी फिर उल्टा इमरान खान को ही कहती है रुक जाओ। यानी सोचने वाली मामला यह है कि एक नेक्सस ऐसा क्रिएट हो चुका है शिया सुन्नी रिलीजियस ग्रुप्स और आर्मी का कि इमरान खान इनको संभाल नहीं पा रहा। ऐसे में आ गया इकोनॉमिक क्राइसिस। भाई साहब 70 साल से इन पाकिस्तानी नेताओं ने और आर्मी ने पाकिस्तान को भर भर के लूटा है। कश्मीर के नाम पर, भारत के नाम पर लूटा खसोटा और भर भर के कर्जे लेकर करप्शन करके रफू चक्कर हो गए। सोचने वाली बात है, चाइना से $70 बिलियन का कर्जा हो चुका है। $45 बिलियन तो शुरू किया था, $62 बिलियन वैसे पहुंच गए और पिछले 6-7 महीने को मिला दिया जाए तो $70 बिलियन के आसपास का पाकिस्तान के सर के ऊपर कर्जा है। लेकिन वो $70 बिलियन जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, क्या पाकिस्तान उसे हैंडल कर पा रहा है, क्या उसे झेल पा रहा है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि वो कर्जा किसी देश के लिए बुरा नहीं होता तब तक जब तक उस देश कर्जा लेके वो देश उस पैसे को सड़कों पे, रेलवे पे, पुल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैक्ट्रियों पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में खर्च ना करे। लेकिन वही कर्जा सबसे ज्यादा हानिकारक है जब वही पैसा लिया सरकार ने और सरकारी अधिकारी करप्शन के नाम पर उसे खाकर भाग गए। और ऐसी सिचुएशन में जब करप्शन के नाम पर खाकर भाग जाते हैं तो कर्जा किसके सर है? सरकार के सर। लेके कौन चला गया? नेता और अधिकारी। अब नेता और अधिकारी जो लंदन, जर्मनी, इटली और दूसरे यूरोपियन देशों के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और बच्चे फर्स्ट क्लास तरीके से यूरोपियन लाइफ जी रहे हैं, चाहे वो कपड़े उतार के जीने वाली हो, वो जी रहे हैं। और पाकिस्तानी लोग जो हैं इस समय पर भूखे नंगे 15 रुपए की रोटी और 40 रुपए का आलू, किलो नहीं 40 रुपए का एक आलू खरीदने की सिचुएशन में आ चुके हैं। भुखमरी हद से ज्यादा है और ऐसी सिचुएशन के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस अपने अल्टीमेट लेवल पर है। सोच कर देखिए ना, पाकिस्तान एयरलाइंस का जो जहाज है मलेशिया कब्जे में रख लेता है, समझे? चाइना वाले कहते हैं अपना जहाज खुद भेजो और दवाई ले आओ। इसी तरीके से कोई मतलब पाकिस्तानी एम्बेसी की जो पाकिस्तानी जो काउंसलेट है उसके जो खाते हैं उनको सीज कर लिया जाता है, पैसा वैसा सब चीज़ें होल्ड कर ली जाती हैं। क्यों कर ली जाती है? क्योंकि देश का सवाल है भाई, ये देश कर्जे में डूबा हुआ है और इसकी कंपनियां दिन पर दिन बंद होती जा रही हैं। पाकिस्तानी स्टील बंद हो चुका है, पाकिस्तानी पोर्ट्स के ऊपर कब्जा हो रहा है, चाइना को पोर्ट बेच दिया एक तरीके से और चाइना चाहता है पाकिस्तान वो पैसा ना दे पाए और चाबहार पोर्ट पर उसका कब्जा हो जाए, चाइना चाहता है। नतीजा क्या? इकोनॉमिक क्राइसिस से गिरा हुआ है। पाकिस्तानी रेडियो की बिल्डिंग किराए पे है, गिरवी रखी हुई। सोच कर देखिए, पाकिस्तान का पार्क गिरवी रखा हुआ कर्जे के नाम पे
पार्क को किसी कंपनी को गिरवी दे दिया, चाइना को गिरवी दे दिया कि ठीक है यार, हाँ आप ले लो, हमें पैसे दे दो। किसी भी देश की जब ये हालात हो जाए तो क्या आप उस देश के बारे में उम्मीद कर सकते हैं कि उस देश का कुछ अच्छा भला होगा या भविष्य कुछ अच्छा होगा? अब ऐसे में जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो सीधा सीधा असर क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और बेरोजगारी इस हद तक है, बेरोजगारी इस हद तक है कि अल्टीमेट लेवल पर लोगों, एक तो महंगाई बढ़ रही है, 15 रुपए की रोटी, 40 रुपए का एक आलू, 60 रुपए का एक टमाटर है। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि पूरा का पूरा सिचुएशन जो है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि फैक्ट्रियां हैं नहीं, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, सारे के सारे लोग खेती बाड़ी या छोटे मोटे काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बाकी किसी जगह पर कोई काम नहीं है। और यही एक कारण है कि सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी तरीके से आगे आ चुकी है। और ऐसे में जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसका सीधा असर क्या होगा? क्रेडिबिलिटी लॉस। अब क्रेडिबिलिटी लॉस डोमेस्टिकली हो यानी देश के अंदर हो, विश्वास जो है वो देश के अंदर खत्म हो रहा हो तो चलो ठीक है, विदेशों के अंदर भी क्रेडिबिलिटी लॉस है, यानी विदेशों के अंदर भी। क्यों? क्योंकि एक तो हर टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से निकलता है। अब हर टेररिस्ट पाकिस्तान से निकलता है, यही कारण है कि यूरोप के मैक्सिमम देशों के अंदर पाकिस्तानी नाम सुनते ही उसके कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई ने तो पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से मना कर दिया है। अब आप सोच कर देखिए कि यूएई ने पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको भगा दिया। अब वो सीधा अपॉर्चुनिटी इंडियंस को मिली, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो सऊदी अरेबिया के भी रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो उसने भी उठा के पाकिस्तान के डॉक्टर्स और बाकी लोगों को भगाना शुरू कर दिया। यूरोप और अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी घुस नहीं पा रहे, इंटरनेशनल छवि बेकार है, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिल रहा, IMF से लोन नहीं मिल रहा, दुनिया के दूसरे देश लोन नहीं दे रहे, तो लास्ट ऑप्शन क्या है? चाइना से अकेले लोन मिल रहा है। इसकी सिचुएशन क्या? इसका मतलब ये कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी साख जो है वो बर्बाद हो चुकी है। और इसी साख का असर है कि FATF ने आपके ऊपर 27 सैंक्शंस लगाए और सैंक्शंस लगाकर आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया और ये कहा कि 27 पॉइंट्स पर अगर पाकिस्तान अच्छे से काम करता है तो इस पाकिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे, वरना भाड़ में जाओ पाकिस्तान, हमें कोई मतलब नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं तो FATF का दबाव इतना ज्यादा है कि FATF के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान नहीं निकल पा रहा, और क्योंकि इस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान नहीं निकल पा रहा इसलिए पाकिस्तान जो है उसको कर्जे की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो कर्जा चाइना से मिल रहा था, लेकिन अब क्राइसिस की वजह से कहो या किसी भी वजह से कहो, पाकिस्तान ने और चाइना ने भी वो कर्जा देने से मना कर दिया। अब पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं, सारा पैसा लोगों की डेवलपमेंट की जगह आर्मी पर खर्च हुआ और उसके बाद भारत में टेररिज्म फैलाने पर खर्च हुआ। नतीजा उसका ये हुआ कि भारत के अंदर तो भारत ने तो कैसे ना कैसे करके संभाल लिया, लेकिन हालत खराब है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इस्लामिक दुनिया के अंदर भी साख खत्म हो चुकी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से आप लड़ चुके हैं। टर्की के पक्ष में जाए तो टर्की जो है एक अंधा और दूसरा काने वाली बात है कि मतलब एक अंधा और दूसरा गूंगा, दोनों के पास कोई ना कोई समस्या है। समझे कि एक अंधा मीन्स जिसे दिखाई नहीं दे रहा और दूसरा गूंगा है जो बोल नहीं पा रहा, तो दोनों के बारे में एक दूसरे के साथ समस्या इतनी ज़बरदस्त हैं कि ना तो दोनों के दोनों देश जो हैं एक दूसरे के ऊपर बोझ से बने हुए हैं। और यही एक कारण है कि उसमें टर्की तो फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि वो पिछले लगभग 100 साल का उसका जो इतिहास है वो सेक्युलर वाला रहा और उसे वेस्टर्न कंट्री से जो मदद मिली उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ आर्मी बनाई, हथियार बनाए, और आर्मी और हथियार के चलते ही पाकिस्तान किसी भी तरीके की इंडस्ट्रीज और दूसरी चीजों को डेवलप नहीं कर पाया। नतीजा क्या? नतीजा ये अल्टीमेट लेवल पर कि पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट का जरा सा फ्लक्चुएशन आती है तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, और यही कारण है कि क्राइसिस जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ता है। और रही बात इस्लामिक वर्ल्ड में, जिस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड से इसने डील किया, उसको कश्मीर इशू ने इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की साख को ख़त्म कर दिया। कश्मीर इशू ने इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की साख को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया, और इस हद तक ख़त्म करके रख दिया कि अल्टीमेट लेवल पर अब पाकिस्तान के पास कुछ ऑप्शंस बचे नहीं हैं। और यही कारण है पाकिस्तान ने धमकी तक दे डाली कि इस इस्लामिक वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में तोड़ूंगा। यहां तक कि उसने कोलंबो के अंदर पूरी ताकत के साथ एक एस्टेब्लिशमेंट भी किया, एक इस्लामिक वर्ल्ड का एक
कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जिसको सऊदी अरेबिया ने मना किया, और इमरान खान उस सऊदी अरेबिया के दबाव में ही वहां पर नहीं पहुंचा, लेकिन अपने विदेश मंत्री को भेजा, और विदेश मंत्री ने उस मीटिंग के अंदर जिस तरीके के वर्ड्स यूज किए उससे सऊदी अरेबिया और ज़्यादा नाराज़ हो गया। नतीजा शॉर्ट में ये कि इस्लामिक दुनिया के अंदर भी 22 अरब देश जो हैं वो पाकिस्तान का साथ लगभग छोड़ चुके हैं। ऐसे में आ जाता है डेट। डेट का मतलब है कर्ज। कर्ज जो है वो हद से ज़्यादा है। 70 साल से पाकिस्तानियों ने कर्ज ही लिया है, और इस कर्ज का सारा जो भुगतान है वो इमरान खान की जो सरकार को करना पड़ रहा है। तो यही कारण है कि जितना भी डेट लिया जाता है उसका 87% जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज उतारने, कर्ज लेकर पुराने कर्ज का ब्याज उतारने और नए कर्ज को और अपने सरकारी खर्चे करने में इस्तेमाल करके सिर्फ 13% पैसा ऐसा है जो नई चीज़ों में इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन आम आदमी तक वो कितना पहुंचेगा वो पता नहीं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आ जाता है इंडिया। इंडिया को कैसे पूछ सकते हैं? अब पुरानी वाली जितनी भी सरकारें थी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बैक डोर से या कैसे भी करके, बैक चैनल से या कैसे भी करके पाकिस्तान के साथ डील किए रखती थी। पाकिस्तान की सरकार इंडिया की गवर्नमेंट को हैंडल किए रखती थी, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर पाकिस्तान के फेवर में देखा जाए, इंडिया के फेवर में नहीं, 2008 के बॉम्बे के अटैक थे। 2008 में जब बॉम्बे के अटैक हुए तो उसका सीधा सीधा असर ये था कि 4 या 5 दिन जब तक वो अटैक चले तब तक गुस्सा हुआ, उसके बाद सब चीज़ नॉर्मल हो गई, बैक टू बिजनेस हो गया, और पाकिस्तान की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से भारत को पीट के, भारत पर हमला करके भी अपनी सिचुएशन को मजबूत बनाए रखा, और भारत कुछ नहीं कर पाया इंटरनेशनल लेवल पर भी। इस बार की सरकार थोड़ी अलग है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा अलग है। इस बार सीधी सी बात यह है भाई, इन्होंने पठानकोट किया, इन्होंने उरी पे हमला किया, उठाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। इन्होंने पठानकोट पे हमला किया, सीधा पठानकोट और उरी का जो भी मामला था, बालाकोट पठानकोट जो भी हमारे हमले हुए, इन हमलों के बराबर तौर पर क्या हुआ, तुम एक मारोगे हम 4 लेके आएंगे, हम 4 मारेंगे। सीधा सा है, अंदर घुस के कभी बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, कभी आप उरी के हमले का बदला ले रहे हैं। और इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि एयर स्ट्राइक से लेकर दूसरी चीजें, अब पाकिस्तान की हालत खराब है, वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करें। पहले क्या होता था, पहले डर दिखा देता था कि लड़ाई हो जाएगी, हम न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब इंडिया ने कहना शुरू कर दिया तो न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हमारे पास भी है, तेरे पास भी है, तुझे खत्म करेंगे। क्योंकि वी आर फ्रस्ट्रेटेड विद पाकिस्तान, इंडियंस आर फ्रस्ट्रेटेड विद पाकिस्तान, और वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अभी से झेलने के मूड में नहीं है। अब या तो वो नहीं या हम नहीं। भाई सीधी सी बात यह है, अगर न्यूक्लियर वॉर होता है और मेरे परिवार के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ेगा तो कम से कम मैं ठीक है, मेरे पूरे परिवार की बलि चढ़ जाएगी, लेकिन कम से कम पाकिस्तान खत्म हो जाएगा ना, दिल को तसल्ली होगी कि जो हिंदुस्तान में बचेगा वो उन जानवरों से सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हम रोज सुनते हैं, रोज मरते हैं, रोज डेड बॉडीज देख के हिंदुस्तान परेशान हो चुका है। और यही रीजन है कि हम मेंटली, इंडियंस जो हैं वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि इस पाकिस्तान के साथ एक बार आर पार कर लो, क्योंकि रोज रोज की 1000 कट्स खाने से अच्छा एक बार तसल्ली से लड़ लो। और इमरान और पाकिस्तानी लड़ना तो था नहीं, और यही रीजन है कि आज के दिन जब ये इंडियंस फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं तो इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग हो चुकी है, तो पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि वो करे क्या। इमरान खान के पास कोई रास्ता नहीं है, यही एक कारण है कि चारों तरफ से फंसा हुआ है। अब यही कारण है कि अब फंसा हुआ है तो इमरान खान गेम खेल रहा है वॉर की। वॉर का फायदा हो गया, आगे बताऊंगा। लेकिन यहां एक बार आर्मी को और देख लें तो असलियत में आप आर्मी को भी स्पेयर आउट नहीं कर सकते कि आर्मी की कोई गलती है। सबसे ज्यादा बड़ा गेम तो इसी का है। अगर आप आर्मी को देखेंगे तो हिस्टोरिकल लॉसेस में इंडिया के साथ इस पाकिस्तानी आर्मी ने आज तक दुनिया में अगर कहीं कोई लड़ाई लड़ी है तो अपने नाम पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया से लड़ाई लड़ी है। और जहां इसने इंडिया से लड़ाई लड़ी है, चाहे 47 हुआ, चाहे 65 हुआ, चाहे 71 हुआ, चाहे 85 हुआ, चाहे 99 हुआ, हर जगह पर पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा है। अब जब पाकिस्तान हर जगह पर हर तरीके से बुरी तरीके से हारा है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का हिस्टोरिकल लॉसेस तो है ही, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आर्मी की क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ी हुई थी क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने पूरे पाकिस्तान को एक पाठ पढ़ा रखा था कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, कश्मीर हमारा भाई है, कश्मीरियों के लिए लड़ेंगे, कश्मीरियों के लिए जान दे देंगे, कश्मीरियों के लिए ये करेंगे, सब चीज़ें कश्मीरियों के लिए करेंगे। नतीजा क्या कि कश्मीर इशू को जिंदा रखा। अब पता लगा इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया, अब उखाड़ दो क्या उखाड़ोगे। अब जब ये पता लगा कि कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया, अब उखाड़ो क्या उखाड़ोगे। और पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर पाई। आर्मी छोड़ो तो करने तो छोड़ो, वो आर्मी जो है वो बॉर्डर तक नहीं आई। और क्योंकि आर्मी बॉर्डर तक नहीं आई, नतीजा क्या हुआ,
आर्मी जब बॉर्डर तक नहीं आई तो सिचुएशन आपके सामने है कि पाकिस्तान की आर्मी की जो रेप्यूटेशन थी पाकिस्तान में खुद ही डाउन हो गई। ऊपर से रही सही कसर जो है वहां का अपोजिशन पूरी कर रहा है कि अपोजिशन जो है वो लगातार आर्मी के ऊपर हमलावर है, और कम से कम आर्मी के ऊपर नहीं तो 2-4 बड़े ऑफिसर्स के ऊपर तो हमलावर है, और बड़े ऑफिसर पे हमले करने का मतलब है पूरी आर्मी के ऊपर हमला कर देना। और ऐसी सिचुएशन के अंदर आर्मी वैसे ही डिमोरलाइज है। रही सही कसर करप्शन ने पूरी कर दी कि भाई साहब कमर बाजवा के अलावा जो दूसरे बाजवा है एक और जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है बाजवा, उसके बेटे को सीपैक के अंदर दनादन पिज्जा से लेकर दूसरे ठेके मिल रहे थे। जब तक वो ठेके मिल रहे थे पाकिस्तान में था, जिस टाइम ठेके मिलने बंद हो गए वो भाग गया। नतीजा क्या, करप्शन खुल के सामने आया और आर्मी के ऑफिसर्स का नाम उसमें खुलकर लिया जा रहा है। नतीजा क्या हुआ कि आर्मी की क्रेडिबिलिटी और ज्यादा लॉस हो गई, यानी आर्मी के ऊपर लोगों का भरोसा और ज्यादा कम हो गया। यही कारण है कि जिस पाकिस्तान की रैली के अंदर पाकिस्तान की आर्मी के और उसके अफसरों के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है, उसमें भी लोग भर भर के रैलियों के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि पाकिस्तानी आर्मी का वो साख नहीं रही जो पहले होती थी। अब रही सही कसर ब्रॉडशीट केस, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं कि पाकिस्तान की सेना के अफसरों ने किस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को लगभग शायद 70-80 मिलियन डॉलर दे दिए, काफी सारा पैसा दे दिया सिर्फ इसलिए कि वो करप्शन का पैसा वापस दिलवाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जो घपला हुआ, घाटा हुआ, उसका असर लंदन की कोर्ट में हुआ, और लंदन की कोर्ट से जो खबर आई उसने पूरी पाकिस्तान के अंदर बवंडर मचा दिया। नतीजा ये हुआ कि इस ब्रॉड की शीट केस ने भी पाकिस्तान की आर्मी की साख के ऊपर पट्टा लगाया बुरी तरीके से। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को प्रोजेक्ट करती थी कि वो इस्लाम का रक्षक है और पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर जहां भी लड़ाई होगी वो वहां पहुंचेगी। अब ऐसी सिचुएशन में इस्लामिक कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानी आर्मी का बहुत ज्यादा बड़ा दबदबा था, लेकिन जैसे ही सऊदी अरेबिया से लड़ाई हुई और OIC जिसका फाउंडर मेंबर पाकिस्तान रहा है उसके अंदर पाकिस्तान की हालत खराब। नतीजा क्या हुआ, इस्लामिक कंट्रीज ने भी पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दिया, और यही कारण है कि उसका पाकिस्तान का जो डोमिनेंस है वो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भी खत्म हुआ, क्योंकि सऊदी अरेबिया वैसे भी पाकिस्तान से नाराज चल रहा था। यमन वॉर में पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। इसी तरीके से और दूसरी कई जगह पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की खटपट चल रही है, और OIC के ऊपर सारे का सारा डोमिनेंस जो है वो सऊदी अरेबिया का है। और इसी कारण से क्या होता है कि OIC का डोमिनेंस है और इसी OIC के ऊपर सऊदी अरेबिया का डोमिनेंस है। इसका मतलब ये कि आर्मी का जब OIC और इस्लामिक कंट्रीज पर डोमिनेंस था तो आर्मी खत्म तो OIC खत्म, सॉरी OIC ने पाकिस्तान को लात मार के बाहर निकाला तो आर्मी का डोमिनेंस अपने आप खत्म हो गया। नतीजा क्या कि पाकिस्तानी अब अपने आप को ये क्लेम नहीं कर पा रही कि वो इस्लाम की रक्षक है, यानी वहां पर भी इनका लॉस। तीसरा, जब कश्मीर का मामला चेंज हुआ तो वहां पर लोगों को पाकिस्तान के अंदर लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान की सेना जो है वो भारत पर हमला करेगी। हमला तो छोड़ो, वो बॉर्डर तक नहीं आई। बॉर्डर तक नहीं आई तो नतीजा क्या कि उन्हें अपना भरोसा खत्म हो गया कि ठीक है यार, अब इस पाकिस्तान की आर्मी में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, या कहीं ना कहीं दिल से टूट गया। उसके बाद असर क्या हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक। इंडिया ने तो घुस घुस के मारा ही, अफगानिस्तान भी मार रहा है, ईरान भी मार रहा है, पाकिस्तान की आर्मी चुप बैठी हुई है। सोच कर देखिए, इंडिया ने घुस के मारा तो चलो ये बहाना था कि हमसे 5 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा, इकोनॉमी बड़ी, ये बड़ी वो बड़ी। अफगानिस्तान घुस के मारे तो, और उसके बाद ईरान घुस के मारे तो, ईरान घुसे अपने 2 सैनिकों को छुड़ा के ले जाए तो। हालत समझिए पाकिस्तान की आर्मी की कितनी बुरी रही होगी कि ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तानी आर्मी अपनी इज्जत बचाना भारी हो रखा है, और यही कारण है कि सिचुएशंस खराब है। रही सही कसर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बलोच आर्मी, सिंध आर्मी और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं, और पाकिस्तान की आर्मी इन्हें मार रही है और ये पाकिस्तान की आर्मी को मार रहे हैं। चारों तरफ से पाकिस्तानी आर्मी फंसी हुई है, सिचुएशंस खराब हैं, और ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी की भी क्रेडिबिलिटी लॉस है। अब आप कहोगे यहां वॉर कहां से आ गया। एक बात समझ लीजिए कि असलियत में मैंने आपसे बताया इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, इन्फ्लेशन हाई है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, सब चीजें। उसका डायरेक्ट असर होता है दोस्तों पॉलिटिकल क्राइसिस पे, कि जब इकोनॉमी, देखो पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। पॉलिटी जो है वो इकोनॉमी की गार्जियन है, जो अर्थव्यवस्था, जो राजनीति है वो अर्थव्यवस्था की संरक्षक है। जब तक अर्थव्यवस्था ठीक चलेगी राजनीति को कोई नहीं हिला सकता। जिस दिन अर्थव्यवस्था खराब, राजनीति हिल गई, ये होता है।
राजनीति हमेशा डिस्टर्ब होती है अगर इकोनॉमी खराब हो। इकोनॉमी खराब है तो राजनीति खराब हो जाएगी। भाई इकोनॉमी पाकिस्तान की कमजोर है तो इमरान खान जो है वो हिल गए हैं। रही सही कसर क्रेडिबिलिटी ऑफ मिलिट्री, वो भी लॉस हो चुकी है। और जब जब पॉलिटिकल क्राइसिस होगा तब तक सोशल क्राइसिस होता है। पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब है राजनीति कमजोर होती है। राजनीति कमजोर होती है तो नॉन स्टेट एक्टर्स और दूसरे सेक्टर्स जो हैं वो उभरना शुरू कर देते हैं और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे शिया सुन्नी का मामला है, शिया सुन्नी आपस में लड़ चुके हैं, लड़ना शुरू कर चुके हैं। वहां पर हजारा मुस्लिम्स को मारा जा रहा है और दुनिया के जो भी माइनॉरिटी मुस्लिम्स हुए चाहे हिंदू हुए उन सबको वहां मारा जा रहा है। नतीजा क्या? सोशल क्राइसिस वहां पर हद से ज्यादा है। सोशल क्राइसिस कैन अल्टीमेटली लीड टू सिविल वॉर। और जिस तरीके से शियाओं को मारा जा रहा है और सोशल क्राइसिस जो है वो सिविल वॉर की तरफ किसी भी देश को बढ़ाता है, जो सामाजिक संकट है वो किसी भी देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलता है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के ऊपर गृह युद्ध का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। अब जब पाकिस्तान के ऊपर गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास एक सॉल्यूशन क्या है? वॉर विद इंडिया। तुम कहोगे वॉर विद इंडिया कैसे? इंडिया तो उसके साथ ताकतवर है, मारपीट देगा। ईरान के साथ क्यों नहीं लड़ रहा? पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं लड़ रहा? अब भाई सीधी सी बात है, अगर ईरान के साथ लड़ेगा तो मुस्लिम भाई भाई हो जाएंगे, तो मुसलमान से क्यों लड़ रहा है? और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड दो पार्ट्स में बंट जाएगा और आधे इस्लामिक वर्ल्ड को अपने अगेंस्ट खड़े होने की करने का रिस्क पाकिस्तान कभी भी नहीं लेगा। यही एक कारण है कि वो अफगानिस्तान से नहीं लड़ेगा। अफगानिस्तान के अंदर जिस दिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया, वो जो तालिबानी अभी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं वही तालिबानी पाकिस्तान को मारना शुरू कर देंगे, तो अफगानिस्तान से पंगा ले नहीं सकता। और बाय बर्थ उसको जो समझाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो इंडिया से लड़ने की वजह से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जैसे ही इंडिया के साथ लड़ाई शुरू होगी, इमरान खान छाती पीट के चीख के कहेगा कि इंडिया इज एन एग्रेसर, इंडिया ने हम पे हमला किया। और जैसे ही इंडिया इज एन एग्रेसर होगा, ऑब्वियस सी बात है एक राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की जो वेव है वो उभरेगी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, मारो, इंडिया हमारा दुश्मन है, मारो। आम आदमी कहना शुरू कर देगा जब इंडिया हमारा दुश्मन है मारो, हम लड़ेंगे, हम जिहाद करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। नतीजा क्या होगा? इमरान खान और आर्मी यही तो चाहती है कि अपोजिशन की बात सुनना बंद कर दो। सोच कर देखिए, जुलाई के अंदर मौलाना फजलुर रहमान का जबरदस्त मूवमेंट चल रहा था। 5 अगस्त को स्टेटस चेंज हुआ, मौलाना फजलुर रहमान का जो आंदोलन था खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इमरान खान को बोलने का मौका मिल गया। नतीजा क्या? अपोजिशन ध्वस्त। अब ऐसा इंडिया को कुछ करना ही नहीं है, अपोजिशन फिर इसके सर पे चढ़ा हुआ है। अब दोबारा अगर इंडिया से वॉर शुरू हो जाती है, तो एकदम से फिर दोबारा एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और जैसे ही एंटी इंडिया मूव शुरू हो जाएगा, अपोजिशन के सारे मामले ध्वस्त। नतीजा क्या? कि यहां से नेशनलिज्म जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान में जितने भी मुद्दे हैं उन सबको दबा देगा। नेशनलिज्म के जितने भी मुद्दे हैं वो उन सबको दबा देगा। अब सोचो, अब आप कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि इंडिया ने तो पाकिस्तान को हराया है। मैं भी जानता हूं हराया, इसमें कौन सी नई बात है? मैं जानता हूं हराया है, लेकिन सरकारों के मामले हैं, उन्हें समझिए। सरकारों के मामले क्या है? 47 में, 65 में, 71 में, 85 में, 99 में इंडिया ने धोया हुआ है, खूब धोया हुआ है, मानता हूं। 47 में कश्मीर हो सकता था पूरा लेते, लेकिन हमने फिर भी मैक्सिमम पार्ट हमारे पास है। 65 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 65 के अंदर पाकिस्तान की हमारी जो सेना है वो लाहौर में जाके सेल्फी ले रही थी, मोबाइल नहीं था। तो क्या हुआ? हमारे जो हमारे जो सैनिक थे वो जाके लाहौर की पुलिस चौकी के ऊपर फोटो खिंचवा के आए हैं। सोच कर देखिए, 71 के अंदर तो पूरी दुनिया स्तब्ध थी कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी का सरेंडर करवाया, और भूगोल बदल के रख दिया। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अभी अपने प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं बांग्लादेश, उसकी स्थापना के बाद 25 मार्च को उनकी स्थापना दिवस है, उसके बाद वहां वो जा रहे हैं कि उस तारीख से पहले जो भी था यह मामला। 85 के अंदर सियाचिन ग्लेशियर छीन लिया, हमारे अंदर ताकत थी। 1999 में पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से धोया था, समझ नहीं पाया पाकिस्तान। वो तो ये मानने को तैयार नहीं था कि मरे हुए उनके सैनिक हैं। वो तो परवेज मुशर्रफ ने जाके सीना ठोकना शुरू किया विदेशों में कि हाँ हमारे सैनिक हैं, वरना तो इनकी हालत खराब थी। अब आप सोच कर देखिए, नो डाउट पाकिस्तान लॉस्ट बैडली, बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों क्या है? न्यूक्लियर पावर। और न्यूक्लियर पावर है तो दोनों के दोनों देश जब आपस में लड़ेंगे तो पूरी दुनिया टूट पड़ेगी। नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, नहीं लड़ना। इंडिया मारेगा,
भले ही कुछ सैनिक मारे जाएंगे पाकिस्तान के, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा तो पाकिस्तान क्या कहेगा? सीज फायर। पाकिस्तान कह देगा मेरी तरफ से सीज फायर, अब मैं नहीं लड़ूंगा। और जैसे ही पाकिस्तान कहेगा ये मेरी तरफ से सीज फायर है, अब मैं नहीं लड़ूंगा, इंडिया को मजबूरी में सीज फायर करना पड़ेगा, दुनिया के दबाव में, इंटरनेशनल प्रेशर में। यानी नतीजा क्या हुआ? 2-4 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर हो गया। अब समस्या समझिए, सीज फायर के बाद लड़ाई खत्म, न्यूक्लियर बम तो चलेंगे नहीं और इंडिया किसी एरिया पे कब्जा करेगा नहीं, इंडिया की आदत है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान का नेशनलिज्म जिंदा रहेगा, लड़ाई खत्म। लड़ाई खत्म और इंडिया का और पाकिस्तान का नेशनलिज्म जिंदा। और ये जो नेशनलिज्म है ये इमरान खान गवर्नमेंट के लिए ऑक्सीजन की तरह है, आर्मी के लिए ऑक्सीजन की तरह है। सारे मुद्दे दब गए, पाकिस्तान के अंदर के सारे मुद्दे दब गए, सब कुछ शांत हो गया, कुछ नहीं बचा, सब शांत, चुपचाप बैठे हुए हैं और आर्मी मौज ले रही है। पाकिस्तान की ये इमरान खान सरकार मौज ले रही है। अपोजिशन को अब फिर दोबारा से 2 साल इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि ये पाकिस्तानी नेशनलिज्म की वेव शांत नहीं हो जाती। कम से कम 6 महीने, 6 महीने में फिर कुछ देखेंगे, 6 महीने में फिर कुछ देखेंगे। तो इसलिए भारत के साथ युद्ध करना पाकिस्तान के बहुत फायदे की बात है, फायदे की बात है। ऑक्सीजन है भारत के लिए युद्ध, भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध करना। और मोदी जी ने जब हमारे कश्मीर का जो स्टेटस चेंज किया था उसका डायरेक्ट असर क्या था? ऑक्सीजन पाकिस्तान की हिलती हुई सरकार को मिल गई थी। अभी तक विपक्ष बोल रहा था, फिर इमरान खान बोलने लगा। अब दोबारा ऐसा होगा, अभी विपक्ष बोल रहा है, अब इमरान खान बोलेगा और ज़बरदस्त बोलेगा पाकिस्तान हिंदुस्तान से युद्ध करते ही, और इंटरनेशनल प्रेशर ऐसा क्रिएट करवाएगा कि युद्ध नहीं, युद्ध नहीं, युद्ध नहीं, न्यूक्लियर वॉर नहीं। उधर से चाइना शोर मचाएगा, उधर से टर्की शोर मचाएगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान से युद्ध करके कहीं पाकिस्तान से युद्ध की वजह से चाइना की तो चाल नहीं कि पाकिस्तान से युद्ध करवा के देख लो कि इंडिया की ताकत क्या है। पाकिस्तान से युद्ध करवा के देख लो कि इंडिया की ताकत क्या है, और अगर इंडिया की ताकत होगी तो उसी हिसाब से चाइना तैयारी करेगा। हो सकता है। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।